बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो वापस से हम आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के, जहां पे क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। जो लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो फटाफट से लास्ट लेक्चर जाकर देख कर ले, ताकि यहां से आपकी चीजें सिस्टमेटिकली कंटिन्यू हो सके। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की शुरुआत हम लोग क्यों करेंगे, पहले वो भी समझेंगे, और साथ ही साथ एक छोटी सी बात उससे पहले और हमें शुरुआत करनी होगी, उसका छोटा सा टॉपिक का नाम होगा एरिया वेक्टर। देखिए, एरिया वेक्टर एक ऐसा टर्म है जो एग्जाम में तो नहीं आता, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि एक्चुअली है क्या ये एरिया वेक्टर, क्योंकि अब तक हमने एरिया सुन रखा था, एरिया वेक्टर वर्ड हमने नहीं सुना था। आज पहले उस पर फोकस करते हैं। तो एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर का मतलब होता है कि एक ऐसा प्लेन जिसको अब आप यूज करने वाले हो, जिससे होकर के आप पास हो गए, राइट? तो एक ऐसा प्लेन जिससे होकर के कोई लाइंस पास हो सकती है, या फिर हम पास हो सकते हैं, या फिर उसका यूज कर सकते हैं फॉर द पासिंग थ्रू दिस रीजन इज यूज्ड टू बी पास थ्रू द प्लेन, राइट? तो इस प्लेन से पास होने वाली उस एक्सिस को हम इसका डायरेक्शन कहते हैं, इसका उस प्लेन का। तो उस प्लेन का ये पर्टिकुलर डायरेक्शन उस प्लेन को डिफाइन करता है, और उस पूरे क्वांटिटी को जिससे हम उस प्लेन से पास हो रहे हैं, इस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं एरिया वेक्टर। क्योंकि ये प्लेन का सरफेस जितना बड़ा होगा, उस पूरे प्लेन को हम उतना ही यूज कर सकते हैं, इसलिए उस पूरे प्लेन का मैग्नीट्यूड उसके डायरेक्शन के साथ डिसाइड किया जाता है, और उस पूरी क्वांटिटी को हम डिसाइड करेंगे एरिया वेक्टर से। आई होप ये बातें क्लियर हो रही होंगी। आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, तो हमारे पास कोई ये प्लेन है, जरा सोचिएगा, ये प्लेन है। तो इस प्लेन को यूज कैसे करोगे आप? तो इस प्लेन का यूज आप कैसे कर सकते हो? इसको आप ऐसे यूज कर सकते हो इसमें से पास होने के लिए, मतलब इस प्लेन का यूज कर सकते हो परपेंडिकुलर पास होने के लिए। नहीं समझ में आया? आइए थोड़ा सा और प्रैक्टिकल हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डोर है, उस डोर की यूज, आप डोर का यूज कैसे करते हो? उस रीजन से पास होने के लिए। तो उस रीजन से पास होने के लिए आपको उसमें से कैसे पास होना होगा? परपेंडिकुलरली, राइट? तो ये केवल इतना ही नहीं, कोई विंडो हो गया, कोई रीजन हो गया, उस रीजन से गुजरने के लिए आपको हमेशा परपेंडिकुलर ही पास होना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी दूसरे एंगल से पास हो गए तो हो नहीं पाओगे, लेकिन उसका इजीएस्ट फॉर्म उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है, राइट? इस तरीके से यही एरिया वेक्टर को डिसाइड करता है। ये प्लेन कितना बड़ा है ये भी मायने रखता है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए। और इस सारे रीजन को हम यूज कैसे करोगे? इसमें से परपेंडिकुलर पास होने के लिए। दैट्स व्हाई दिस इज डिनोटेड एज एरिया वेक्टर, मतलब यहां पे डायरेक्शन मस्ट है, राइट? तो इसका डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जरा सोचिए कि अगर मैं इस प्लेन का पर्टिकुलर डायरेक्शन आपसे पूछ लूं, तो ये प्लेन ऐसे है, राइट? ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा बच्चों? तो ये होगा इसका एरिया वेक्टर, राइट? और इसका ये एरिया वेक्टर ये होगा। ये n क्या है? ये नॉर्मल दिखाता है, इस प्लेन का नॉर्मल है, जो कि यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। इस पूरे क्वांटिटी को आप कैसे डिनोट करोगे? ये वेक्टर ऑफ ए के साथ। इस पूरी क्वांटिटी को कैसे डिनोट करोगे? वेक्टर ऑफ ए के साथ। तो दिस इज द एरिया वेक्टर अलोंग विद दिस डायरेक्शन, दिस इज एरिया वेक्टर अलोंग विद दिस डायरेक्शन, राइट? तो आई, अगर मैं इस प्लेन के बारे में बात करूं, ये प्लेन कुछ इस तरीके से है, तो इसका एरिया वेक्टर देखिए इधर होगा। अच्छा, एक बात तो याद रखने वाली ये है कि एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये राइट में होगा या लेफ्ट में होगा? ये भी तो मस्ट है। तो मैं बता दूं कि आप कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन सिलेक्ट करोगे। वैसे फिलहाल आपको सपोर्ट करने के लिए, थोड़ा दिमाग में एक पर्टिकुलर एजम्पशन बनाए रखने के लिए मैं बता दूं कि कोशिश करा करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर कोई प्लेन आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही आप इसका पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब नॉर्मल ले लिया करेंगे, राइट? तो ये आपको डिसाइड करके रखना है कि आपको जो इसका एरिया वेक्टर लेना है वो कहां लेना है। किससे डिसाइड करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड से। कैसे पता चलेगा वो आगे आएगा, तो मैं बताने वाला हूं, राइट? ये हो गया। इसके अलावा मैं आपको कोई भी प्लेन दे दूं, चाहे वो ऐसा प्लेन दे दूं, ये प्लेन यहां पे भी दिखा सकते हो, इसका नॉर्मल यहां पर भी दिखा सकते हो। दिस इज आल्सो एरिया वेक्टर, दिस इज आल्सो एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर along with its direction, राइट? तो व्हाट इज एरिया वेक्टर? अब यहां पे एरिया वेक्टर को थोड़ा डिफाइन कर लिया जाए। तो एरिया वेक्टर इज द एरिया along with its direction, okay? It is supposed to be
supposed to be as vector of A, right? Vector of A. So vector of A is what? A magnitude as well as its direction also. लीजिए, बहुत अच्छा हो गया ना। यहाँ पे इसका वेक्टर भी हमने देख लिया, इसका मैग्नीट्यूड भी हमने देख लिया, इसका हमने नॉर्मल भी देख लिया जो कि इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इस एग्जांपल्स को बना सकते हैं, चाहे ये बना लीजिए, ये बना लीजिए और ये भी बना सकते हो, कोई भी यहाँ पर देख करके समझ सकते हो और एग्जांपल के तौर पर पूरा बना सकते हो, राइट। तो आप यहाँ पर एरिया वेक्टर को शायद समझ गए होंगे। अब हम लोग मूव करेंगे फ्लक्स के बारे में, जिसकी जरूरत है हमें जानने की। ये सारे टर्म्स हम लोग को फ्लक्स में ही पढ़ने हैं। आइए डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेट्स सी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कहानी सिंपल सी है। फ्लक्स इज नथिंग, कुछ स्पेशल नहीं है, बस कहानी सिंपल सी है कि मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमने टेस्ट ले लिया और हमने कह दिया कि ये सारे स्टूडेंट्स का टेस्ट होगा और जो लोग इस पर्टिकुलर टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे, उसके लिए मैंने मार्क्स डिसाइड कर दिए, जो लोग इस टेस्ट को देंगे, क्वालिफाई करेंगे, उनको हम लोग नेक्स्ट राउंड में लेकर के जाएंगे। तो इसी तरीके से अब वो क्वालिफायर कहलाएंगे, राइट। सिमिलरली यहाँ पर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेकर के, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग, इट इज the electric field lines passes through the given enclosed region। अब ये enclosed region वर्ड कहां से आया? तो जो अभी मैंने फ्लक्स आपको दिखाया ना, जो मैंने रीजन आपको दिखा रखा था, ये लाइंस जब उसी पर्टिकुलर रीजन से होकर के पास होती हैं, तो उसी रीजन से होकर पास होने वाली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। आई रिपीट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू द इनक्लोज्ड रीजन परपेंडिकुलरली। मेक श्योर उस रीजन से कैसे पास हो रहे हो? परपेंडिकुलरली। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में मैं आपसे जरूर बात करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिसाइड करें, कैसे ऑब्टेन करेंगे, हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। फिर उसके बाद मैं बताने वाला हूं आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज क्या है, क्योंकि जरूरत है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड है। तो आगे यही आने वाला है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दिमाग में फिट करेंगे। आइए थोड़ा समझने की कोशिश करें। लेट्स सी, तो ये मेरे पास कोई रीजन है, राइट। और ये रीजन कैसा है? एनक्लोज्ड है। एनक्लोज्ड कहने का मतलब ये है कि ये पूरी तरीके से यूजेबल हो, मतलब कहीं से इसमें ब्लॉकेज ना हो, राइट। तो यहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसे फील्ड लाइंस है? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो कि इसमें से पास हो रही है, जो कि इस रीजन से पास होने वाली है। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passes through this enclosed region, okay, this is called electric flux। तो जो इसमें से पास हुई और जो बगल से पास हुई उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो the lines which is passes through this enclosed region कैसे पास होना है? परपेंडिकुलरली, राइट। तो इसको मैं इरेज कर दूं ना। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, मैंने अभी आपसे पूछा था ना कि इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, तो इसका एरिया वेक्टर आप खुद बताओगे कि इसका एरिया वेक्टर कहां होगा। एग्जैक्टली इसका एरिया वेक्टर कैसा होने वाला है? इस प्लेन के नॉर्मल होने वाला है। अब आपके जहन में कहीं ये तो बात नहीं आ रही कि इधर क्यों नहीं दे रहे हैं आप, तो इसका मतलब सिंपल सा मैंने क्या बोला था कि आप जब भी लिया करें इलेक्ट्रिक फील्ड के रेफरेंस में डायरेक्शन ले सकते हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली मुझे किस डायरेक्शन में दिखाना है। और भी इसकी कुछ एक्सेप्शन है, जानेंगे उसको आगे, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज पासेस थ्रू द रीजन, आइए डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes through the enclosed region, this region perpendicularly, this is called electric flux, right? Electric flux, okay. Supposed to be there is a uniform electric field and passes through this small region, we can say this small region, that is dA, right? तो ये छोटे से रीजन को पहले लेकर के चेक कर लिया जाए क्या, तो इसका भी एरिया वेक्टर तो यही होने वाला है, वही होने वाला, राइट। तो नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स defined as
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी into the area enclosed region, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E है, राइट। और ये इसमें से पास हो रहा है, किसमें से पास हो रहा है, इस रीजन से पास हो रहा है, छोटे से रीजन से, और इस छोटे से रीजन से पास होगा तो इसको हम d फाई लिखेंगे। d फाई इज व्हाट, d फॉर स्मॉल और फाई फॉर फ्लक्स, राइट। तो for the whole enclosed region, whole surface, phi is equal to E into A, right। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, ओके। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, अगर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर पास होकर के ना हो तो क्या हम इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं कहेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इस रीजन से परपेंडिकुलर पास होगा तो मैंने इसको फ्लक्स कह दिया। क्या ये हमेशा परपेंडिकुलर पास होगा? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, राइट। तो यहाँ पे सपोज करिए कि एक मेरे पास इंक्लोज रीजन है और ये इंक्लोज रीजन अगर किसी डायरेक्शन से पास हो रहा हो, लाइक दिस, कुछ इस तरीके से, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, राइट। और इसका नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल थोड़ी बदलेगा, नॉर्मल तो नॉर्मल ही रहता है जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने क्या बोला था कि नॉर्मल वेरी इंपॉर्टेंट और ये इसी के रेफरेंस में लेंगे आप। तो यहाँ पर दो वेक्टर हो गए, ये इसका पास एक्सिस है जो कि प्लेन का, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो कि नॉर्मल से किसी एंगल पर जा रही है। तो आप सपोज कर सकते हो देयर इज अ थीटा डायरेक्शन फ्रॉम द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, राइट। तो क्या करेंगे, सिंपल सा फैक्टर है, आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे लिखना है F इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes at theta direction from the normal of plane, then electric flux, कॉमा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे लिखोगे। आप ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरीके से इसमें तो इफेक्ट होगी नहीं। जरा सोचिए कि मेरे पास कोई प्लेन है, राइट, ये प्लेन है और ये प्लेन जो है वो इस लाइंस को पास कर रहा है अपने रीजन से। तो ये प्लेन ऐसे यूज किया और ये परपेंडिकुलर पास होगा तो मान लीजिए 50 लाइंस ऐसे गई। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कुछ बेंड कर दूं किसी एंगल से तो क्या अब भी 50 लाइंस इसमें से पास होगी? ऑफ कोर्स नॉट। तो जो रीजन इधर से पास हो रही होंगी इसके बेंड होने की वजह से वो लाइंस इस रीजन से पास नहीं हो रही। इसका मतलब इफेक्टिवली कुछ लाइंस इसमें से कम हो जाएंगी। तो उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिजॉल्व करते हैं जरा सोचेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉर्मल के साथ थीटा एंगल की वजह से इसको रिजॉल्व करना होगा ना। इसको दो पार्ट में रिजॉल्व करिए, एक तो होगा बच्चों E cos थीटा जो कि थीटा के साथ होता है, राइट, और एक इस डायरेक्शन में होगा जो कि होने वाला है क्या, E sin थीटा, राइट। तो E cos थीटा और E sin थीटा दो पार्ट हो गए, जहां E cos थीटा इस रीजन से पास हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये इस रीजन के परपेंडिकुलर है। मैंने क्या बोला था कि इस रीजन के डायरेक्शन में आएगा तभी पास होगा। तो इस रीजन के डायरेक्शन में कितने इफेक्टिव पास हुए, ये E cos थीटा और E sin थीटा जो कि इसके पैरेलल है वो वैसे भी पास नहीं हो पाएंगे क्योंकि इस रीजन के प्लेन पर इफेक्टिव है। तो इस रीजन के प्लेन पर इफेक्टिव पास नहीं हो पाते। तो नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट, E cos थीटा इफेक्टिव कंपोनेंट, राइट, इनटू व्हाट, एरिया ऑफ द इनक्लोज्ड रीजन। अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ही क्यों रिजॉल्व किया, एरिया वेक्टर को क्यों नहीं किया। ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। एक बात याद रखिए, जो पास होता है आप रिजॉल्व उसी को कर सकते हो। पास कौन हो रहा है, E cos थीटा, तो रिजॉल्व उसी को करोगे। अगर एरिया वेक्टर पास होता इलेक्ट्रिक फील्ड से तब ना आप उसको रिजॉल्व करते। लेकिन याद रखिए कि जब हम कर सकते हैं E cos थीटा और E sin थीटा फॉर्म में ब्रेक, तो हम E को ही ब्रेक करेंगे, राइट। तो यहां पर आपको मिला E cos थीटा इनटू, और ये पूरे रीजन का एरिया क्या होगा, ए पूरे रीजन का टोटल। तो नाउ टोटल फ्लक्स हो गया 5, तो 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 इज इक्वल टू E A cos थीटा, राइट।
ई ए cos थीटा। और फाइनली जरा सोचिए कि ई क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ए भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस चैप्टर में है और आगे भी आएगा। और cos थीटा किसकी याद दिला रहा है, याद करें जब दो वेक्टर क्वांटिटी के साथ दो वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के साथ cos थीटा होता है तो ऐसे केस में हम उनका क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। याद आ रहा है कुछ क्या, ये याद करिए ए बी cos थीटा, राइट। ए बी cos थीटा को आप किस फॉर्म में लिखते हो, a डॉट b, राइट। और अगर यही a b sin थीटा होता तो क्रॉस के फॉर्म में लिखते हैं। नाउ वी कैन से दैट वेक्टर ऑफ a डॉट वेक्टर ऑफ e, राइट। तो वेक्टर ऑफ e इनटू वेक्टर ऑफ a कर दिया, ये फाई की वैल्यू हो गई। फाई कैसी क्वांटिटी होगी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो स्केलर क्वांटिटी होगी, राइट। तो यहां से आपको ये पता चला ना कि वेक्टर ऑफ e डॉट वेक्टर ऑफ a इसका जनरल फार्मूला होगा। और अगर परपेंडिकुलर पास हो तो कोई इशू नहीं है, तब ऐसे केस में आप e इनटू a लगा सकते हैं। ओके, तो नाउ द phi flux is dot product of vector of E, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ओके, एरिया वेक्टर याद रखिएगा। ये बातें हुई इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करने की। जरा सोचिए कि अगर ये यूनिफॉर्म है तब ना ये कहानी होगी, लेकिन अगर ये यूनिफॉर्म फील्ड ना होकर के वेरिएबल फील्ड होता तो कोई दिक्कत नहीं। जरा सोचिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्लेस कर दें फॉर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर फील्ड वेरिएबल हो बच्चों तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो फील्ड वेरिएबल होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ऐसे केस में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इसी का इंटीग्रेशन कर देना है फॉर स्मॉल रीजन या इंस्टेंट के लिए। तो d phi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, e dA, राइट, फॉर स्मॉल रीजन। और साथ में अगर ये नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, थीटा ले लेंगे, राइट। तो ऐसे केस में जैसे आपने पहले किया था वैसे ही करना है, कुछ नहीं। e dA cos थीटा छोटे सेक्शन के लिए आपको पता ही है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको रिजॉल्व कर देना है किसमें, e cos थीटा और e sin थीटा में। कौन पास हो जाएगा पता है ना, e cos थीटा पास होगा। ये इंस्टेंट पार्ट के लिए मैं निकाला हूं, इंस्टेंट पार्ट छोटे टाइम के लिए। तो इंस्टेंट पार्ट के लिए छोटे सेक्शन से जो फ्लक्स मिलेगा वो मिलेगा d phi। और d phi के लिए आपने e cos थीटा e sin थीटा में ब्रेक तो कर लिया, लेकिन पास कौन होगा, केवल e cos थीटा, तो e cos थीटा इनटू dA। अब ये स्मॉल रीजन के लिए स्मॉल टाइम इंटरवल में, ठीक है। अगर मैं टोटल रीजन के लिए निकालूं तो टोटल रीजन के लिए कुछ नहीं करना है, फॉर होल रीजन आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि होल रीजन के लिए आपको बस इंटीग्रेशन कर देना है। तो नाउ इंटीग्रेशन होल रीजन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी written as क्या, phi is equal to इंटीग्रेशन फॉर द क्लोज रीजन। क्लोज मतलब टोटल यूज करना है, e dA cos थीटा, राइट। तो यहां पर आप इसको क्या ले सकते हो, इंटीग्रेशन वेक्टर ऑफ e डॉट वेक्टर ऑफ dA। कैसे हो गया, cos थीटा था ना, याद है मैंने क्या बोला था, cos थीटा को आप इंक्लूड कर सकते हो इसमें। और ये क्या बताता है, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। अब इंटीग्रेशन क्यों करते हैं मैं ये भी बता दूं कि जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो आपको ये पता होता है कि e जो है वो एक वेरिएबल फंक्शन है और dA जो है वो एक पार्शियल रीजन है इसका। तो ये वेरी तो कर नहीं रहा है, ये तो फिक्स है। तो जो फिक्स रहता है ना तो उसको आप छोटे रीजन के लिए फिक्स कर देते हो और उसके लिए इंटीग्रेट करते हो। और जो वेरिएबल फंक्शंस होते हैं उस वेरिएबल फंक्शन को उसी के टर्म्स में लिख दिया जाता है। अब इसको जैसे करना कैसे होता है, मान लीजिए एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ई का कोई फंक्शन मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 न्यूटन पर कूलम मिला और एरिया वेक्टर कुछ वैल्यू मिली, राइट, कुछ वैल्यू मिली मान लो 5 मीटर स्क्वायर, तो ऐसे केस में तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, राइट। तो ऐसे केस में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करके फ्लक्स कैलकुलेट कर लेना है। बट अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड 2x + 3
एक्स स्क्वायर के टर्म्स में मिले और एरिया जो है वो 5 मीटर स्क्वायर मिले। तो जरा सोचिएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल फंक्शन के साथ आ, जिसका वेरिएबल फंक्शन क्या है, ये इसका वेरिएबल फंक्शन है, राइट। तो इस तरीके से अगर कोई फंक्शन आपको मिलता है, वेरिएबल फंक्शन मिलता है जिसमें एक्स वाई या कोई भी वेरिएबल टर्म हो, तो ऐसे केस में आप उसको कैसे करोगे, वेरिएबल टर्म में इस तरह ट्रीट करोगे, मतलब आप उसका फ्लक्स कुछ इंटीग्रेशन फॉर्म में इस तरह निकाल सकते हो। दिखाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, परेशान नहीं होना है। तो ये बातें आई होप क्लियर हो गई होंगी। तो आगे बढ़े और इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लिया जाए। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले बच्चों याद करिए कि इसकी यूनिट आपको याद होनी चाहिए। तो यूनिट देखिए कैसे निकालते हैं, यूनिट। तो बच्चों इसकी यूनिट निकालने के लिए phi इज इक्वल टू E इंटू ए पे डिपेंडेंट हो आप, तो E इज इक्वल टू व्हाट, न्यूटन पर कूलम, और A फॉर एरिया, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो नाउ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, राइट। तो ये हो गया इसका। अब इसका फिर अगला टर्म क्या होगा आपका, डायमेंशन। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है डायमेंशन, बहुत लोग नहीं बताना चाहते या नहीं करना चाहते, मैं बता दूं डायमेंशन आना चाहिए। डायमेंशन कैसे पिक करते हो, न्यूटन का क्या होता है बच्चों, mlt-2, राइट, और फिर कूलम का क्या हो जाएगा 80, और ये फाइनली मीटर स्क्वायर का क्या लिख दोगे, L2, राइट, L2। तो फाइनली जो आपको मिलके आने वाला है वो होने वाला है mlt-2 और L2 ये है बच्चों, तो L2 और L ये हो गया ml3, राइट, और t ऊपर ले लेंगे, शिफ्ट कर लेंगे, -1 -2 -3, राइट। तो ये हो गया। अब क्या करना है, a का टर्म भी देख पा रहे हो आप, तो a के टर्म को आप क्या लिख सकते हो, -1, तो हो गया ml3t-3, और फाइनली मिलने वाला है a-1, तो ml3t-3 a-1। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। ओके, अब हम लोग इसके कुछ और यूनिट्स मतलब प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज को जानने के लिए पहले हम लोग एक काम करते हैं, लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज, ताकि हम इसको स्पेशली डिसाइड कर सकें। तो नेक्स्ट, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मिले, इफ E is equal to Ex I cap plus Ey J cap plus Ez K cap, अगर इस टर्म में मिले, और एरिया वेक्टर जो है वो मिले आपको Ax I cap plus Ay J cap plus Az K cap के टर्म्स में मिले, तो इस टर्म में आपको क्या करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली phi is equal to vector of E dot vector of A is equal to कुछ नहीं, प्रोडक्ट कर देना है। तो Ex I cap plus Ey J cap plus Ez K cap, right, into Ex I cap plus Ay J cap plus Az K cap मल्टीप्लाई करें। कैसे मल्टीप्लाई करते हो, एक एक करके आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आप इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे, इससे इसको करोगे। पहले से जान लीजिए कि सेम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई होने पर वो वैल्यू 1 होती है डॉट प्रोडक्ट में, और परपेंडिकुलर पर वो मतलब अगर दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं, परपेंडिकुलर से करते हैं, तो वो 0 हो जाती है। I को I के साथ करोगे तो 1 होगा, I 1, बट Ex और Ax तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। I को J के साथ करोगे तो 0, I को K के साथ करोगे तो 0। इस तरह आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो सिंपली आपको मिलेगा क्या, Ex Ax प्लस Ey Ay प्लस Ez Az, राइट। तो ये मिल गया आपको फ्लक्स, कुछ इस तरीके से आपको फ्लक्स मिल जाएगा, राइट। तो ये हो गया एक टर्म। दूसरा टर्म, अब हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी में चलते हैं कि फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम। अब इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द प्लेन, अच्छा नॉर्मल का मतलब आप समझिए कि परपेंडिकुलर होता है, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से पास होगा, ये आपका रीजन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास होगा, जैसा कि हम लोग डेफिनेशन भी सुन चुके हैं। तो अगर आपको पता है कि नॉर्मल पास हो रहा है तो एंगल कितना बनेगा बच्चों, नॉर्मल टू द प्लेन थी, तो इसका नॉर्मल भी तो नॉर्मल पे ही होता है, दोनों तो एक ही डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और नॉर्मल भी। अब जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0, राइट, 0। अब आपको क्या करना है, फ्लक्स phi is equal to E into A cos 0 डिग्री ले लेना है, और cos 0 मतलब E into A। cos की वैल्यू सबसे बड़ी कितनी होती है, 1 ही होती है, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, मतलब phi की वैल्यू उस समय सबसे ज्यादा मिलने वाली है, मैक्सिमम मिलने वाली है, राइट। इसी तरीके से ये हो गया आपका फर्स्ट।
अब इसी में सेकंड भी टर्म देख लीजिए, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन, राइट। पैरेलल टू द प्लेन का मतलब क्या हो गया, ये आपका प्लेन हो गया और ये लाइंस कुछ इस तरीके से पास हो रही है, राइट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये नॉर्मल हो गया बच्चों। तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। नॉर्मल ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होने की वजह से नॉर्मल के साथ ये 90 डिग्री बनाने लगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ऐसे केस में आप क्या करने वाले हो, आपको कुछ नहीं करना है, थीटा की वैल्यू लेनी है 90 डिग्री, राइट। देन अब आपको क्या करना है, phi is equal to E into A cos 90 डिग्री रख देना है। आपको पता है ना cos 90 की वैल्यू सबसे कम मतलब 0 होती है, तो इसमें फ्लक्स क्या होगा, नहीं मिलेगा, इससे कम फ्लक्स मिल भी नहीं सकता। ये सबसे कम फ्लक्स कितना होगा, 0। सबसे ज्यादा कब होगा, 90 डिग्री पर। और बाकी आपको पता ही चल गया वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो ये सारी चीजें आपको अगर क्लियर हो गई हैं तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ तो बच्चों, जिन बच्चों को यहाँ पर ये टॉपिक नहीं दिखाई दिया था, ये कैसे ये लाइंस इसमें से पास हो रही है परपेंडिकुलर, कैसे ये पैरेलल पास हो रही है, जो पिक्चर इन लोगों को नहीं दिखाई दिया था वो इस डायग्राम को अभी देख लेंगे, क्योंकि वहां पर कुछ चीजें आपकी कट चुकी थी। तो यहाँ पर हमने वापस से इसको दिखा दिया है, इसको जरूर से नोट कर लेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, कुछ एग्जाम्पल है जिससे हम इस टॉपिक को और क्लियर करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसलिए करना भी है, और जैसे हम बता रहे हैं उसको समझ करके आप इसे करके मुझे शेयर करेंगे, राइट। आइए देखते हैं, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गिवन रीजन। यहाँ पे कुछ रीजन दे रखा है जिससे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो पर्टिकुलर एट इंस्टेंट किसी फ्लक्स को पूछ सकते हैं, या तो नेट फ्लक्स पूछ सकते हैं। अगर फ्लक्स पूछेगा तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर नेट फ्लक्स पूछता है तब आपको टोटल फ्लक्स एक्चुअली बताना है। आइए चेक करते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे अगर मुझसे इसमें पूछा जाए कि इसमें फ्लक्स क्या होगा, तो फ्लक्स बताना बहुत ही इजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं यहाँ पे सॉल्व किए देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस रीजन से पास हो रहा है, कैसे पास हो रहा है बहुत अच्छे से पता है, परपेंडिकुलर पास हो रहा है, इसका नॉर्मल भी यही होगा। मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड से ही नॉर्मल का डायरेक्शन आप चूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री मिलने वाली है, और यहाँ पर अगर थीटा की वैल्यू 0 मिलने वाली है तो फ्लक्स निकालना इजी होने वाला है। phi is equal to EA cos 0 रखने वाले हो आप, तो phi is equal to EA मिल जाएगा, और ये फ्लक्स मिल गया। ध्यान दीजिएगा, फ्लक्स की वैल्यू बहुत इजीली मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपसे नेट फ्लक्स पूछे तो इसका नेट फ्लक्स कैसे निकालोगे, तो इसके दो नॉर्मल होंगे। अब ऐसे केस में इसमें पास तो आप इधर भी हो सकते हो और इधर भी हो सकते हो, तो नेट फ्लक्स का रेफरेंस चेक करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़े बदलना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स है, लेकिन इसका नॉर्मल जो है वो दोनों साइड हो सकता है। ऐसे केस में आपको जब नेट पूछा गया तो इसका डायरेक्शन आप इधर भी चेक करोगे, मतलब इसका नॉर्मल इधर भी तो हो सकता है, इधर भी तो आप पास हो सकते हो। तो ऐसे केस में आपको कुछ नहीं करना है, अब नॉर्मल आपको इस डायरेक्शन में भी ले लेना है। कब, जब नेट फ्लक्स पूछे, तो नेट फ्लक्स के लिए आपको बस सिंपली ध्यान रखना है कि फॉर नेट फ्लक्स अगर phi2 निकालना हो तो EA, और इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो cos 180 लेना होगा बच्चों इस बार, और 180 लेने की वजह से cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस आएगा, राइट। और इस बार phi2 भी मिल गया आपको। अब phi net निकालना होगा तो आप phi1 प्लस phi2 कर दीजिएगा, तो EA एक प्लस में आया होगा, एक माइनस में आया होगा बच्चों, तो फाइनली ये मिलेगा कितना, ये मिलेगा आपको 0। क्या नेट फ्लक्स क्या मिलेगा, 0, राइट। समझ में आ गई क्या बात, कब, जब आपसे नेट फ्लक्स पूछे, अदरवाइज यही आंसर होगा, राइट। समझ में रखिएगा, दिमाग में कैसे चीजें चल रही हैं उसको ध्यान दीजिए। अब मैं यहाँ पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें फ्लक्स क्या होगा, केवल फ्लक्स पूछेगा तो सिंपली क्या करना है, EA नॉर्मल के साथ डायरेक्शन लेना है। नॉर्मल के साथ डायरेक्शन क्या है, cos 30 डिग्री रख लीजिए, EA क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड नहीं दिया है तो आपको EA लिखना है। cos 30 की वैल्यू कितनी, √3/2, तो √3/2, राइट। तो ये हो गया फ्लक्स आपका, सिंपली बड़ा इजी तरीके से निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इसमें आइए, मान लीजिए इसमें आपको फ्लक्स पूछा गया है तो कैसे निकालोगे, सिंपल है। इसमें आपको फ्लक्स पूछा गया तो E into A, और क्योंकि ये नॉर्मल पास हो रहा है, इसका नॉर्मल भी तो यही होगा, राइट। तो यहाँ पे cos 0 लेंगे, क्योंकि नॉर्मल और E के बीच में तो 0 डिग्री बन रहा है, तो phi is equal to एरिया, एरिया ये सर्कुलर है, तो यहाँ पे आपको क्या लेना होगा, सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर होता है, तो फाइनली ये मिला प्लस E
पाई आर स्क्वायर प्लस क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में। इसमें भी अगर आपसे नेट फ्लक्स पूछ ले, नेट फ्लक्स पूछेगा तो ऐसे केस में हम इसका नॉर्मल नीचे लेंगे और ये बन जाएगा 180। तो मतलब ये आंसर जो है वो दूसरे केस में माइनस में आएगा, नेट निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दीजिएगा, राइट। इधर आ जाइए बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लिया गया है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस सिस्टम मतलब इस क्यूबिक सिस्टम का फ्लक्स क्या होगा। नेट फ्लक्स अक्सर इसमें पूछा जाता है, नेट फ्लक्स कैसे निकालोगे। तो इसमें क्या है कि इसमें 6 सरफेसेस होते हैं, 6 रीजन होते हैं, इधर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम फ्रंट बैक, राइट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि इसके रिस्पेक्ट में सबसे पहले आपको बी डी एच जी के रिस्पेक्ट में निकालना होगा। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ऑफ कोर्स इधर होगा इसके रिस्पेक्ट में। और याद रखिए किसी भी इनक्लोज्ड रीजन में हमेशा नॉर्मल आउटसाइड ही लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर इसका नॉर्मल क्या होगा, इधर होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर फ्लक्स निकालोगे ना बच्चों, तो इसका फ्लक्स तो मिलेगा। इसका फ्लक्स कैसे मिलेगा, देखिए φ1 मान लीजिए तो मिलेगा E। और इस वाले रीजन अगर एक क्यूब है तो इस वाले रीजन का एरिया निकालना होगा। इसका साइड कितना दे रखा है, स्मॉल a। तो ये क्या होगा, एक स्क्वायर होगा, राइट, ये स्क्वायर होगा। अब ये स्क्वायर का क्या निकाल दो बच्चों, स्क्वायर को आप लिखते हो क्या, साइड स्क्वायर, राइट, साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर अभी फिलहाल साइड लिख दीजिए और ये साइड स्क्वायर निकालना है तो हम लिख देंगे अभी। और डायरेक्शन इसका नॉर्मल भी तो इधर होगा बच्चों। तो यहां पर आपने लेना क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो मिला E और साइड का स्क्वायर मतलब E स्क्वायर और ये मिला φ1। सिमिलरली अगर मैं इसका निकालूं तो इसका नॉर्मल कहां होगा, ऊपर होगा बच्चों, याद रखो इसका ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, राइट। तो ये कैंसिल होगा। सिमिलरली अगर मैं नीचे का पूछूं आपसे तो इसके बीच में अगर मैं एंगल और इसके बीच में एंगल पूछूं तो इस दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे वाले का नॉर्मल जो है वो पीछे ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बनाएगा, राइट। फ्रंट वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड उधर और नॉर्मल इधर अगेन 90 डिग्री बनाएगा। मतलब जो 90 डिग्री बनाएगा वो तो कैंसिल हो जाता है, राइट। अब इसका नॉर्मल आपने कहां दिखाना, इधर दिखाना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसका नॉर्मल इधर। तो ऐसे केस में φ2 निकालिएगा, मतलब इस वाले रीजन के निकालिएगा तो मिलेगा EA cos 180 डिग्री, राइट। तो ऐसे केस में 180 की वैल्यू क्या मिलेगी, -EA। अब EA को आप लिख सकते हो क्या, एरिया स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर, एरिया का वैल्यू आपने A स्क्वायर लिख दिया। नाउ नेट फ्लक्स निकालना है तो नेट फ्लक्स कुछ नहीं करना है, φ1 प्लस φ2 कर देना है, एक EA स्क्वायर प्लस और एक EA स्क्वायर माइनस में। तो फाइनली क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो इस सिस्टम का भी 0 मिला। आई होप ये चारों चीजें क्लियर हो गई और अच्छे से सिस्टमैटिक नोट करिएगा बच्चों, मैंने इसी में एडजस्ट कर लिया है। ओके, इस वाले क्वेश्चन को आपको करना है होमवर्क, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। if electric field 2 into 10 to the power 3 is along x direction, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है, राइट। a square plane placed in yz plane, what is the electric flux। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, x एक्सिस में है, राइट। और एक प्लेन को ऐसे रखा गया है, इस प्लेन में yz प्लेन में। तो y कहां होता है बच्चों, ऊपर होता है, ये y होता है। और z कहां होता है, बाहर। तो ये बाहर है, ये बाहर निकला हुआ, तो ये बाहर हो गया, ये बाहर के डायरेक्शन में है, ये कुछ इस तरीके से z है। तो आपको इसका बताना है कितना फ्लक्स होगा। इसका वैल्यू भी दे रखा है, तो स्क्वायर ऑफ साइड दे रखा है। इस स्क्वायर ऑफ प्लेन की साइड मैंने नहीं लिखी थी क्या, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, इसकी साइड जो है, इसकी साइड जो है वो है 20 सेंटीमीटर, राइट, 20 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर ऑफ प्लेन प्लेस्ड इन yz प्लेन, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसकी साइड कितनी है। इसकी साइड अगर 20 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया निकाल लोगे ना, इसका एरिया 20 × 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको मीटर में चेंज कर लीजिएगा। और इसका नॉर्मल कहां, x के रिस्पेक्ट में लोगे तो इसका नॉर्मल भी यही लेना होगा, राइट। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे ही रखी है, नॉर्मल आपको पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में जाएगा, एरिया आप निकाल लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फ्लक्स जो भी आएगा मुझे आप बताएंगे और मुझे इसका आंसर शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे गॉसेस थ्योरम। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।